इस कहानी की शुरुआत दो मासूम लड़कियों से होती है जिन्हें कुछ रूह कंपा देने वाले मुजरिम अगवा कर लेते हैं। वे उन्हें जबरन नशे के इंजेक्शन देते हैं और घसीटते हुए एक बेहद सुनसान और घने जंगल के बीच ले जाते हैं। आखिर वे दरिंदे इन बेकसूर लड़कियों के साथ क्या करने वाले हैं और क्या ये लड़कियां इस भयानक नर्क से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगी, यही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफ़र पर चलते हैं। फिल्म के पर्दे पर सबसे पहले हमारी मुलाकात केटी और नैन्सी नाम की दो सहेलियों से होती है। वे दोनों खेतीबाड़ी की पढ़ाई कर रही हैं और हाल ही में उनका चयन न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए हुआ है। दोनों अपनी इस कामयाबी से फूली नहीं समा रही थीं और अपने आने वाले कल को लेकर बेहद खुश थीं। अगले दिन उनके फूफा जेसन उन्हें लेने के लिए आते हैं। जेसन कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वह FBI के एक जांबाज जासूस थे। अपने इस खतरनाक पेशे की वजह से वह स्वभाव से बेहद चौकन्ने रहते थे और उन छोटी छोटी बातों पर भी गौर कर लेते थे जिन्हें आम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लड़कियों को लेने के बाद जेसन उन्हें अपने घर ले आते हैं, जहां उनकी मंगेतर दोनों का खुले दिल से स्वागत करती है। घर का खुशनुमा माहौल देखकर दोनों सहेलियां काफ़ी महसूस करती हैं। सब कुछ बहुत ही शांत और सामान्य चल रहा था, मगर वे इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि यह खामोश पल तूफान से पहले की शांति है। अगली सुबह जेसन केटी और नैन्सी को विदा करने के लिए बस स्टैंड लेकर पहुंचते हैं। बस के आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था, जिसे देखकर लड़कियां मुस्कुराते हुए कहती हैं, फूफा जी आप दफ्तर के लिए निकलिए, बस आती ही होगी, हम पहुंचते ही आपको पैगाम भेज देंगे। मगर जेसन ठहरे अपनी आदत से मजबूर, वह कोई भी ढील नहीं छोड़ना चाहते थे। वहां से जाने से पहले वह दोनों को एक आखिरी हिदायत देते हैं, जब तुम दोनों मुझे मैसेज करोगी तो उसमें एक गुप्त कोड वर्ड का इस्तेमाल करना, ताकि मुझे पक्का यकीन हो जाए कि तुम सलामत हो। केटी हंसते हुए मजाक में कहती है, ठीक है मैं एप्पल शब्द लिख दूंगी। मगर जेसन फौरन अपना सिर हिलाकर मना कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, हर बार एक नया शब्द चुनना। अगर खुदा ना खास्ता कोई तुम्हारा फ़ोन देख भी ले तो वो इस खुफिया कोड का अंदाज़ा न लगा पाए। लड़कियां उनकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। उनके लिए जेसन की यह फिक्र ज़रूरत से ज़्यादा थी। कुछ ही मिनटों में जेसन वहाँ से चले जाते हैं, बिना यह जाने की जो चेतावनी उन्होंने अभी दी थी वह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाली थी। इसी बीच उस सुनसान सड़क से गुजर रहे दो मनचले लड़के स्टैंड पर खड़ी केटी और नैन्सी को ताड़ने लगते हैं। पहले तो वे दूर से ही उन पर नज़रें गड़ाए रखते हैं और उनकी गंदी नज़रें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त तक उन पर टिकी रहती हैं। कुछ देर बाद केटी और नैन्सी वक्त काटने के लिए पास के एक ढाबे में चाय पीने चली जाती हैं, मगर आफत उनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाती है। वे दोनों लड़के भी उसी ढाबे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यही कहानी में एंट्री होती है जेड और लुकास की। ऊपर से देखने पर वे दोनों बिल्कुल सीधे साधे और आम लड़के लगते थे, जिन्हें देखकर किसी को भी उनके इरादों पर शक नहीं होता। मगर जिस तरह से वे बार बार उन लड़कियों को घूर रहे थे, वो उनके भीतर छिपे शैतान की गवाही दे रहा था। और उन दोनों मासूमों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि इन अजनबियों से मुलाकात करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। बातों का सिलसिला शुरू होता है और जेड तथा लुकास धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों से उन लड़कियों का भरोसा जीत लेते हैं। बातों बातों में केटी जिक्र करती है कि वे दोनों आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के पास एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर जा रही हैं। यह सुनते ही जेड के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर जाती है और वह कहता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी इत्तेफाक से उसी तरफ जा रहे हैं। यह सुनते ही लड़कियों का डर पूरी तरह गायब हो जाता है और उन्हें लगता है कि उनका हमसफ़र बनना फ़ायदेमंद रहेगा। चूँकि जेड और लुकास बेहद शरीफ और मददगार लग रहे थे, इसलिए केटी या नैन्सी के मन में शक का कोई बीज नहीं पनपता। कुछ देर गपशप करने के बाद जब जेड और लुकास जाने के लिए उठते हैं तो नैन्सी खुद ही उनके साथ गाड़ी में चलने का सुझाव दे देती है। उसे बस का इंतज़ार करने से बेहतर उनके साथ जाना लगा। देखते ही देखते दोनों लड़कियां उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाती हैं। सफ़र की शुरुआत बेहद आम थी, मगर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है केटी को कुछ अजीब लगने लगता है। जिस रास्ते पर गाड़ी दौड़ रही थी वह फार्म हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल नहीं लग रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह कोई छोटा रास्ता होगा, पर जैसे जैसे किलोमीटर बीत रहे थे उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार जेड और लुकास गाड़ी को जंगल के किनारे बने एक बेहद अलग थलग और डरावने मकान के सामने रोक देते हैं। उस खंडहर जैसे मकान को देखते ही लड़कियों के तोते उड़ जाते हैं। केटी फौरन उनकी तरफ मुड़ती है और कड़क आवाज़ में पूछती है,
हम तो फार्म हाउस जा रहे थे, तुम हमें इस वीराने में क्यों लेकर आए हो? दोनों सहेलियां गाड़ी मोड़ने की जिद करने लगती हैं, पर इससे पहले कि वे लड़के कुछ जवाब देते, मकान का दरवाजा खुलता है और एक उम्रदराज औरत बाहर आती है। वह जेड और लुकास की माँ थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कान जो सीधे तौर पर डरावनी न होकर भी अंदर से कंपी छुड़ा दे। वह बहुत ही अपनेपन का नाटक करते हुए लड़कियों को अंदर बुलाती है और कहती है, अरे बच्चियों, पहले अंदर आओ, थोड़ा आराम करो, कुछ खा पी लो, इसके बाद लड़के तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ आएंगे। हालात बेहद संदेहास्पद थे, मगर केटी और नैन्सी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वे मौत के कुएं में कदम रख चुकी हैं। वे अपने मन को यह कहकर समझा लेती हैं कि शायद वे ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हैं और उस औरत के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद केटी के फ़ोन पर उसके फूफा जेसन का एक मैसेज आता है। उसे फ़ौरन सुबह की वो कोड वर्ड वाली बात याद आती है। बिना ज़्यादा दिमाग दौड़ाए वह जवाब में वही पुराना शब्द एप्पल लिखकर भेज देती है। मीलों दूर बैठे जेसन जब उस मैसेज को पढ़ते हैं तो उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है। उन्हें लगता है कि बच्चियां सही सलामत पहुंच चुकी हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। जिस संदेश को वह उनकी सलामती की निशानी समझ रहे थे, वही संदेश उन्हें असलियत से दूर ले जा रहा था। घर के भीतर लुकास की माँ लड़कियों के लिए खाना परोसती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, पर जैसे ही वे खाना शुरू करती हैं, उनके बदन में अजीब सी कमजोरी आने लगती है। उनकी पलकें भारी होने लगती हैं, शरीर बेजान होने लगता है और वे समझ नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी उनके सामने वह खौफनाक सच आता है कि उनके खाने में कोई नशीली दवा मिलाई गई थी। डर के मारे दोनों लड़कियां दरवाजे की तरफ भागती हैं और बदहवास होकर बाहर निकलती हैं, मगर तब तक जहर अपना काम कर चुका था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, पैर डगमगा जाते हैं और कुछ ही दूरी पर वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं और इसी के साथ उनकी जिंदगी के सबसे भयानक अध्याय का आगाज होता है। कुछ ही देर में जेड और लुकास वहां पहुंचते हैं और उन बेहोश लड़कियों को उठाकर वापस उस सुनसान मकान के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे अब उस मकान में नहीं थी, बल्कि खुद को एक बेहद घने और अनजान जंगल के बीच पाती हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ ऊंचे पेड़ और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां किसी इंसान के होने का कोई नामो निशान नहीं था, मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके हाथ भारी लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। वे बुरी तरह डर जाती हैं और मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगती हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई राहगीर उनकी आवाज़ सुन ले। तभी जेड उनके सामने आता है, जिसके चेहरे पर दया का एक भी भाव नहीं था। वह बेहद ठंडी और पथरीली आवाज़ में कहता है, तुम लोग इस वक्त दुनिया के ऐसे कोने में हो जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, इसलिए तुम्हारा चिल्लाना फिजूल है। उसकी यह बात सुनते ही लड़कियों को समझ आ जाता है कि वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। थोड़ी देर बाद बोरिस नाम का एक और शख्स वहां पहुंचता है, जिसके हाथ में केटी का फ़ोन था। वह केटी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे फ़ोन पर जेसन नाम के किसी शख्स का मैसेज आया है। पिछली बार तुमने उसे एप्पल भेजा था, इसका क्या मतलब है? यह सुनते ही केटी समझ जाती है कि ये लोग न सिर्फ उन्हें कैदी बनाकर रखे हुए हैं, बल्कि उनके फ़ोन पर भी नज़र रखे हुए हैं। वह घबराते हुए कहती है, यह हमारा एक गुप्त कोड है, जिसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। बोरिस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। यही सुनना चाहता था। वह फौरन अपने हाथों से जेसन को जवाब भेजता है, जिसमें लिखा था, सब कुछ बढ़िया है, और आखिर में फिर से एप्पल लिख देता है। दफ्तर में बैठे जेसन जैसे ही इस मैसेज को देखते हैं, वे पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि यही मैसेज उन्हें सच से कोसों दूर रख रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उन दरिंदों का जुर्म बढ़ता जाता है। वे लड़कियों को जलील करते हैं और उन्हें ऐसी हालतों में रखते हैं जहां वे खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करें। केटी और नैन्सी समझ चुकी थीं कि ये कोई मामूली चोर उचक्के नहीं हैं, बल्कि ऐसे खूंखार भेड़िए हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी उस कैंप में इलाके का कोतवाल आता है। उसे देखकर लड़कियों की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठती है। उन्हें लगता है कि शायद अब वे इस नर्क से आज़ाद हो जाएंगी। दोनों सहेलियां रो रो कर उससे मदद की भीख मांगती हैं, मगर उनकी यह उम्मीद पल भर में शीशे की तरह टूट जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वह कोतवाल भी जेड और लुकास के इस काले धंधे में साझीदार है। उस मोड़ पर उनका बचा कुचा हौसला भी दम तोड़ देता है। वहाँ का माहौल दिन ब दिन और गंदा होता जा रहा था। वे लोग लड़कियों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे थे, जिससे साफ था कि वे उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मीलो
दूर बैठे जेसन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर अब एक बात उनके दिमाग में खटक रही थी कि केटी ने दोबारा एप्पल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि तय यह हुआ था कि हर बार कोडवर्ड बदला जाएगा। यह बात सोचकर उनका दिल बैठने लगता है और उन्हें आभास होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। आखिरकार जेसन अपने दिल की आवाज़ को अनसुना नहीं कर पाते और उस एग्रीकल्चर फार्म हाउस पर फ़ोन लगाते हैं जहां लड़कियों को पहुंचना था। मगर वहां से जो जवाब मिलता है उसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। केटी और नैन्सी वहां कभी पहुंची ही नहीं थी। यह सुनते ही उनका सारा शक यकीन में बदल जाता है कि बच्चियां किसी बड़ी मुसीबत में हैं। जेसन बिना एक पल गंवाए खुद उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर जंगल के उस काले साम्राज्य में जुल्म की सारी हदें पार हो रही थी। वहाँ का एक अजीब दस्तूर था। जब भी कोई नया ग्राहक आता, जेड और लुकास लड़कियों के चेहरे को कपड़े से ढक देते और आने वाला हर शख्स सुअर का मुखौटा पहनकर आता ताकि किसी की पहचान उजागर न हो सके। इस बार जो ग्राहक आया था वह दूर से ही मानसिक रूप से बीमार और खुखार लग रहा था। वह दोनों लड़कियों को देखने के बाद नैन्सी को चुनता है और उसे एक लोहे के डिब्बे के अंदर ले जाता है। बाहर खड़ी केटी सिर्फ अपनी सहेली की चीखें सुन सकती थी और खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। जब वह दरिंदा बाहर निकलता है तो केटी भागकर नैन्सी के पास जाती है। नैन्सी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसकी आंखों का खौफ सब बयां कर रहा था। इस बीच जेसन उस इलाके के स्थानीय थाने पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात उसी भ्रष्ट दरोगा से होती है। जेसन उसे पूरी कहानी बताते हैं और यह भी खुलासा करते हैं कि वह खुद FBI के एजेंट हैं। यह सुनते ही दारोगा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है कि मामला अब उनके बस से बाहर होने वाला है। वह जेसन से पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे खतरे में हैं? जेसन उसे उस कोड वर्ड की पूरी कहानी समझाते हैं। जेसन के जाते ही वह दारोगा चुपके से बोरिस को फ़ोन लगाता है और बताता है कि लड़कियों का फूफा कोई आम आदमी नहीं बल्कि FBI का अफसर है और वह उस कोड वर्ड का सच जान चुका है। यह खबर सुनते ही पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है। बोरिस फौरन जेड को अकेले में ले जाता है और कहता है, हमें इन लड़कियों को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। वैसे भी शहर से और लड़कियां आने वाली हैं। मगर वे नहीं जानते थे कि पास ही छिपी केटी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे समझ आ जाता है कि अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं भागती तो उनकी लाशें ही इस जंगल से बाहर जाएंगी। जेसन अपनी तहकीकात जारी रखते हुए उसी ढाबे पर पहुंचते हैं जहां लड़कियां रुकी थीं। वहां के एक कर्मचारी को बोरिस की गाड़ी का नंबर याद आ जाता है, जिससे जेसन को पहली बार एक सही सुराग मिलता है। कैंप में केटी रोते हुए नैन्सी से कहती है, ये लोग हमें जान से मारने वाले हैं। तभी जेड और बोरिस उस सनकी ग्राहक को लड़कियों की रखवाली का जिम्मा सौंपकर बाहर चले जाते हैं। केटी को इसमें एक मौका नजर आता है। वह उस सनकी आदमी से मीठी मीठी बातें करने का नाटक करती है और उसे अपने जाल में फंसाती है। जैसे ही वह आदमी बहक कर करीब आता है, केटी उस पर जानलेवा हमला कर देती है। वे दोनों उसकी जेब से चाबियां निकालती हैं और अपनी जंजीरें खोल लेती हैं। आज़ाद होने के बाद वह भागने के बजाय वहीं छिप जाती हैं। जैसे ही वह भ्रष्ट दारोगा अपनी गाड़ी से वहां पहुंचता है, दोनों सहेलियां चुपके से उसकी गाड़ी में बैठती हैं और उसे स्टार्ट करके वहां से 9-2-11 हो जाती हैं। वे घंटों तक गाड़ी चलाती रहती हैं और आखिरकार एक बड़े बाजार में पहुंचती हैं। मगर वे वहां कोई खरीदारी करने नहीं आई थीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और इंतकाम के लिए हथियार और ज़रूरी सामान जुटाने आई थीं। अब उनके भीतर का डर गुस्से में बदल चुका था। वे सिर्फ बचना नहीं चाहती थी, बल्कि उन दरिंदों को उनके पापों की सज़ा देना चाहती थी। जेसन की तलाश उन्हें बोरिस की बीमा कंपनी तक ले जाती है, जहां से उन्हें बोरिस के घर का पता मिल जाता है। जेसन बिना वक्त गंवाए उसके घर की तरफ रवाना होते हैं। उधर बोरिस अपने घर में बेफिक्र होकर गाने सुन रहा था। तभी केटी और नैन्सी वहां काल बनकर पहुंचती हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वे उसे मारकर बेहोश कर देती हैं और कुर्सी से बांध देती हैं। होश में आने पर बोरिस के चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। वह पैसों का लालच देता है, पर बात अब पैसों से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसी वक्त जेसन भी उस घर के बाहर पहुंचते हैं। घर के भीतर केटी और नैन्सी बोरिस से उस सुअर के मुखौटे वाले सरगना का सच उगलवाती हैं। डर के मारे बोरिस उस आदमी का नाम और पता सब बता देता है, मगर लड़कियां अब रहम के मूड में नहीं थीं। बोरिस के पापों का घड़ा भर चुका था और उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। जेसन जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो बोरिस दम तोड़ चुका था और लड़कियां गाड़ी लेकर वहां से गायब हो चुकी थी। जेसन सच जानने के लिए दोबारा थाने पहुंचते हैं, जहां बातचीत के दौरान उन्हें दारोगा की
जेब में केटी का फ़ोन दिखाई देता है। जेसन समझ जाते हैं कि असली विलेन कौन है, मगर इससे पहले कि वह अपनी बंदूक निकालते, दारोगा उन पर पिस्तौल तान देता है और उन्हें कुर्सी से बांध देता है। उधर केटी और नैन्सी बोरिस के बताए पते पर एक चर्च में पहुंचती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वह सुअर के मुखौटे वाला दरिंदा कोई और नहीं बल्कि उस चर्च का पादरी है। केटी पीछे से उस पर हमला करती है और उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले जाती है। थाने में दारोगा जेसन के सामने कुछ और अगवा की गई लड़कियों को लेकर आता है। तभी केटी और नैन्सी वहां धावा बोल देती हैं। केटी पीछे से दारोगा के सिर पर वार करती है और वह बेहोश हो जाता है। वे उस दारोगा को कुर्सी से बांध देती हैं और उसे उसके किए की सजा देती हैं। जाने से पहले केटी बाकी लड़कियों से जेसन की जंजीरें भी खोलने को कहती है। जब जेसन पूछते हैं कि उन्होंने उनकी जान क्यों बचाई, तो लड़कियां कहती हैं कि 2 लड़कियों ने ऐसा करने को कहा था। जेसन समझ जाते हैं कि केटी और नैन्सी जिंदा हैं, मगर वे अब वो मासूम लड़कियां नहीं रहीं जो पहले हुआ करती थीं। कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। अपने फार्म हाउस पर जेड और लुकास की मां आराम से शराब पी रही थी। तभी उसे चक्कर आता है और वह गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अंधेरे तहखाने में कुर्सी से बंधा पाती है। उसके सामने केटी और नैन्सी खड़ी थीं और बगल में उसका बेटा जेड भी बंधा हुआ था। वे जेड को उसकी माँ के सामने ही मौत के घाट उतार देती हैं और वह औरत सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वे उसे लुकास के पास ले जाती हैं। केटी लुकास के हाथ में एक डंडा देती है और कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी माँ को जान से मार दो। लुकास के हाथ कांपने लगते हैं। वह ऐसा नहीं कर पाता। नैन्सी बिना कोई मौका गंवाए लुकास को गोली मार देती है और बंदूक उसके हाथ में थमा देती है ताकि यह एक पारिवारिक झगड़ा लगे। अब सिर्फ जेड की माँ जिंदा बची थी। वह अपनी जान की भीख मांगती है और पैसों का लालच देती है, मगर केटी और नैन्सी हंस पड़ती हैं, क्योंकि कुछ गुनाहों की माफ़ी किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ ही पलों में उस नर्क का आखिरी खलनायक भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जेसन वहां पहुंचते हैं और उन्हें वापस न्यूयॉर्क ले जाते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी खत्म होती है। अगर आपको न्याय और इंतकाम की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।